नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लिपि और साहित्य के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लिपि और साहित्य से जुड़े जो जानकारियां हैं उसे अच्छे से प्राप्त कर पाइएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, सबसे पहले हम लिपि को समझने का प्रयास करते हैं कि लिपि आखिर क्या कहलाती है, लिपि का अर्थ क्या होता है, लिपि का मतलब क्या होता है। दोस्तों, लिपि का मतलब होता है व्यक्त करना। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है व्यक्त करना। लिपि का मतलब होता है सांकेतिक करना, अर्थात किसी चीज को प्रकट करना। ठीक है, उसी को हम लिपि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम अपने मुख से प्रतिदिन बहुत सारे वर्डों का, बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे दोस्तों वाक्यों का उच्चारण करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ऐसे ऐसे शब्दों का नाम लेते हैं जिसे दोस्तों हम लिख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप इन शब्दों को, इन वाक्यों को लिख सकते हैं, क्या आप इन शब्दों को प्रस्तुत कर सकते हैं, क्या आप इन वाक्यों को प्रकट कर सकते हैं लेखन की शैली में, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा हाँ, हम अपने वर्डों को लिख सकते हैं। जो भी हम अपने मुख से वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी हम वाक्य अपने मुख से उच्चारित कर रहे हैं, इन वाक्यों को, इन वर्डों को, इन वर्णों को हम लिख सकते हैं। दोस्तों, जितना आसानी से आज आप लिख पाते हैं, दोस्तों आज से कई साल पहले, कई वर्ष पहले इतना दोस्तों यह आसान बिल्कुल भी नहीं था। लोग आज से कई वर्ष पहले, आज से दोस्तों 600 हजारों साल पहले, अर्थात यहाँ पर दोस्तों हम हजारों साल पहले ही कहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आज से हजारों साल पहले के जो मनुष्य हुआ करते थे वो दोस्तों केवल और केवल बोलना जानते थे, लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों वो लिखना नहीं जानते थे। किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ड का, किसी भी वाक्य का लेखन नहीं कर पाते थे, अर्थात उन्हें पता नहीं था दोस्तों कि लेखन की भी कोई शैली होती है। हम अपने वर्ड को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, इसे लिख भी सकते थे, इसके बारे में पहले के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। धीरे धीरे दोस्तों जो लोग थे उन्होंने अपने आप में बदलाव किया, अपने शिक्षा का विस्तार किया, अपने बुद्धि का विकास किया, और दोस्तों उन्होंने अपने बुद्धि के विकास से, उन्होंने दोस्तों अपने जीवन की शैली से, अपने खोज और आविष्कार से एक दोस्तों नई शैली का आविष्कार कर लिया जिसका नाम था लेखन शैली। नाम क्या था दोस्तों? लेखन शैली। दोस्तों, लेखन शैली के लिए सबसे पहले संकेत बने थे। क्या बने थे? संकेत बने थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कलम लिखना चाहें, हमने अपने मुख से जो शब्द है वो दोस्तों उच्चारित किया है कलम। ठीक है, हम अपने मुख से कलम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि क्या कलम को लिखा जा सकता है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि हाँ, कलम को लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आप कलम को कैसे लिखिएगा? आप कलम को ऐसे लिखिएगा, क ल म। चलिए, कलम लिखा गया। ठीक है, हमने अपने मुख से कलम शब्द का जो उच्चारण किया उसका लेखन यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि कलम को हमें कलम ही क्यों बोलेंगे, ठीक है, कलम ही क्यों बोलेंगे, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कलम को हम इसी तरीके से क्यों लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम कलम को क्यों लिखेंगे, तो दोस्तों बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है, बचपन से ही आपको सिखाया जाता है कि इस संकेत को क बोला जाता है, इस संकेत को ल बोला जाता है, और इस संकेत को म बोला जाता है। आपने इन तीनों संकेतों को ऐड कर दिया। जब आपने इन तीनों संकेतों को ऐड किया तो दोस्तों एक नया संकेत बना। नया संकेत कौन सा बना? तो दोस्तों नया संकेत कलम बना।
हमने अपने मुख से जो शब्द कलम का उच्चारण किया था उसका लेखन यहाँ पर हो चुका है। दोस्तों कलम दोस्तों कैसे यहाँ पर लिखा पाया? कलम दोस्तों यहाँ पर क, ल और म इन 3 वर्णों की सहायता से लिखा पाया है। तो दोस्तों हम इन्हीं वर्णों को क्या बोलेंगे? हम इन्हीं वर्णों को लिपि बोलेंगे। अर्थात हमने क को किससे दोस्तों व्यक्त किया? हमने क को क से व्यक्त किया, अर्थात इस संकेत से व्यक्त किया। जब आप इस संसार में जन्म लिए थे तो क्या आपको पता था गर्भ से कि क ऐसा होता है? बताइए, जब आप इस संसार में जन्म लिए थे तो क्या आपको पता था कि क ऐसा ही होता है? जब आप दोस्तों इस संसार में जन्म लिए थे, जब आप आए थे तो क्या आपको पता था कि ख ऐसा ही होता है, ग ऐसा ही होता है, घ ऐसा ही होता है? तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी पता नहीं था। आपके माता पिता और आपके गुरु ने, दोस्तों गुरु तो बाद में बोलेंगे, पहले यहाँ पर हम नाम लेते हैं माता का, ठीक है दोस्तों। गुरु तो हम बाद में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पहले बात करेंगे माता और पिता का। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि माता पिता ही किसी बच्चे का सबसे प्रथम गुरु होते हैं, ठीक है। आपने अपने जीवन में जो भी क ख ग जो भी पढ़ा या सीखा होगा वो दोस्तों आपने अपने माता और पिता से ही सीखा होगा। इसलिए आपके जीवन का पहला जो गुरु होते हैं वो दोस्तों आपके माता पिता ही होते हैं। हम लोग आपके जीवन के द्वितीय गुरु हैं, ना कि प्रथम गुरु हैं। दोस्तों आपकी माँ ने आपका हाथ पकड़कर स्लेट पर क लिखना सिखाया होगा। आपकी माँ ने आपसे बोला होगा गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बिलाई का पोछ और तोर मोछ, क लिखा गया बाबू। ऐसे ही आपको आपकी माँ ने पढ़ाया होगा, आपके पिताजी ने पढ़ाया होगा। कैसे पढ़ाया होगा दोस्तों? ऐसे गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, बिलाई का पोछ, तोर मोछ। और आपकी माँ आपको प्यार से बोलती होंगी तो बाबू इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क। और आप हैं बच्चा, बच्चा का होता है दिमाग तेज, उसकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ही तेज होती है, बच्चा का माइंड खाली होता है। और आप क्या करते हैं? आप उस वर्ण को अपने माइंड में अटा लेते हैं, आप उस वर्ण को अपने माइंड में दोस्तों याद कर लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि क ऐसा ही होता है, आप समझ जाते हैं कि ख ऐसा ही होता है। आपकी माँ ने आपको ख कैसे पढ़ाया होगा? आपकी माँ ने आपको ख इस तरीके से पढ़ाया होगा, ठीक है। ऐसे बोलती होंगी कि ये हो गया घर, ठीक है, और इस घर में है गोल अंडा, और इस घर को हम बंद कर देंगे इस डंडा से। इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे ख। और आपके हाथ को पकड़कर दोस्तों बार बार क्या करती हैं आपकी माँ? आपके हाथ को पकड़कर आपकी माँ बार बार क्या करती हैं दोस्तों? प्रैक्टिस करवाती हैं। प्रैक्टिस करते करते आप क ख लिखना और बोलना सीख जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों आप ग भी लिखना सीख जाते हैं, घ भी लिखना सीख जाते हैं और अंगा भी लिखना सीख जाते हैं। और साथ ही आप इन वर्णों को पहचानना भी सीख जाते हैं और आपसे ये सभी वर्ण याद भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि जो भी आपने वर्ण बचपन में याद किया था, बचपन में दोस्तों आपने सीखा था, ये सभी वर्ण क्या है? ये सभी वर्ण एक संकेत है, ठीक है। हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा दोस्तों मान लिया गया है कि क ऐसा होता है, ख ऐसा होता है, ग ऐसा होता है। किस में? देखिए ये दोस्तों किस में? देखिए लिपि का अलग अलग दोस्तों होता है, ठीक ना। लिपि के अनुसार जो संकेत होते हैं वो दोस्तों अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि में क का संकेत ऐसा होता है, ख का संकेत ऐसा होता है, ग का संकेत ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम अरबी भाषा का बात करें तो दोस्तों अरबी भाषा में 1 को इस तरीके से लिखा जाता है, 2 को इस तरीके से लिखा जाता है, 3 को इस तरीके से लिखा जाता है, 4 को इस तरीके से लिखा जाता है। अंग्रेजी का अगर बात करें तो दोस्तों आपने बचपन में अपनी माँ से पढ़ा होगा कि ए को इस तरीके से लिखते हैं, बी को इस तरीके से लिखते हैं, सी को इस तरीके से लिखते हैं और ई को इस तरीके से लिखते हैं, या फिर डी को इस तरीके से लिखते हैं और जेड को इस तरीके से लिखते हैं। इसको आप बड़ी ABCD के नाम से जानते होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ले लें ऐसा ABCD, तो दोस्तों आपने बचपन में ऐसा ABCD दोस्तों पढ़ा होगा
जिसे आप छोटी ABCD के नाम से जानते होंगे। तो दोस्तों बचपन में ही इन संकेतों का ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है। बचपन में क्या किया जाता है? बचपन में ही इन संकेतों का ज्ञान आप लोगों को दिया जाता है। जब आप इन संकेतों के बारे में जान जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों को मात्रा से परिचित कराया जाता है। मात्रा के लिए आता कौन है दोस्तों? मात्रा के लिए आता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई। बताया जाता है कि इसमें मात्रा कोई भी नहीं है, इसमें मात्रा ये वाला है, इसमें मात्रा जो है वो है ई वाला, ठीक है। और इसमें जो मात्रा है दीर्घई में वो है ये वाला। उसके बाद ए में मात्रा है ये वाला, आई में मात्रा है ये वाला, ओ में मात्रा है केवल ये वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर कर बचपन में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आपके मम्मी के द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा, आपके भैया के द्वारा, आपके दीदी के द्वारा। तो दोस्तों आप बचपन के पढ़ाई से ही यह सीख पाते हैं कि क कौन है, ख कौन है, च कौन है, ट कौन है, आ कौन है, ए कौन है, ओ कौन है, ए कौन है, बी कौन है, डी कौन है, ई कौन है। इन सब के बारे में दोस्तों आप बचपन में ही जान पाते हैं, ठीक है। बचपन में ही दोस्तों आप दोस्तों ध्यान में अपने माइंड में रख लेते हैं कि ए ऐसा होता है, क ऐसा होता है और जो प है वो ऐसा होता है। गिनती में जो दोस्तों गिनती है वो ऐसा होता है, ठीक है। 2 ऐसा होता है, 3 ऐसा होता है, 5 ऐसा होता है। ये सारा चीज़ें आप बचपन में पढ़ते हैं और बचपन में पढ़कर आप दोस्तों पहचान पाते हैं। बचपन में ही ना दोस्तों आप पहचानते हैं कि यह आपके मम्मी है। आप अपने मम्मी का चेहरा देखकर आप जान जाते हैं हाँ कि मेरी माँ ऐसी है। पिताजी का चेहरा देखते हैं बचपन में ही तो आपको पिताजी का चेहरा याद हो जाता है। तो दोस्तों ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब आपके संकेत के रूप में काम कर रहे हैं। बचपन में दोस्तों आप अपने घर को देख लेते हैं तो आपको याद हो जाता है कि यह घर मेरा है, ठीक है। बचपन में ही आप बहुत सारे पशु को देख पाते हैं। तो दोस्तों पशु को कौन बताता है? पशु को आपके माता पिता बताते हैं, ठीक है, कि यह बिल्ली है, यह कुत्ता है, यह बाघ है, यह शेर है, यह सांप है, यह कबूतर है, यह कोयल है, यह तोता है, यह मैना है। तो दोस्तों आपके जब माता पिता आपको बताते हैं कि बाबू यह कुत्ता है, यह तोता है, तो दोस्तों आप क्या करते हैं? आप उन सभी जंतुओं को पहचान कर उनका नाम आप याद कर लेते हैं। अर्थात जैसे ही कोई जंतु या कोई भी पक्षी आपके सामने दिखाई देता है तो दोस्तों आपको ज्ञात रहता है कि इस पक्षी को क्या बोला जाता है और इस पशु को क्या बोला जाता है, इस जंतु को क्या बोला जाता है। दोस्तों आप जन्म से ही नहीं दोस्तों सारा ज्ञान लेकर आए थे कि यह मच्छर है। जन्म से ही नहीं सबसे आपका रिश्ता था कि यह मच्छर है, यह पितिंगी है, यह सांप है, यह बरगद का पेड़ है, यह आम का पेड़ है। इन सभी के बारे में दोस्तों आप लोगों को इस संसार में आने के बाद ही पता चला था। इस संसार में आने के बाद ही आप लोग इन सभी चीज़ों से परिचित हो पाए थे, इन सभी चीज़ों का नाम आप लोग याद कर पाए थे, इन्हें आप पहचान पाए थे। तो दोस्तों मेरे बातों को आप समझिएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। बचपन में ही आपके माइंड में डाल दिया जाता है कि यह क है। बचपन में ही आपके माइंड में डाल दिया जाता है कि यह ल है। बचपन में ही दोस्तों आपको सिखा दिया जाता है कि यह म है। तो दोस्तों जब आपसे कोई बोले कि कलम को लिखो तो दोस्तों आप जान जाते हैं कि हाँ भैया कलम लिखना है तो कलम में क ऐसे रहेगा, ल ऐसे रहेगा और म ऐसे रहेगा। हो गया भैया कलम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें दोस्तों पटना तो आपके माइंड में आ गया पटना ऐसे लिखाता है, यानी कि पटना में प ऐसे लिखाता है, ट ऐसे लिखाता है और ना यानी कि न के साथ मात्रा है किसका? तो आ का मात्रा है तो यहाँ पर हम ना ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया क्या? ये हो गया पटना। तो दोस्तों ये जो भी आप संकेत देख रहे हैं प ट च छ ज, ये जितने सारे आप संकेत देख रहे हैं इन संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। इन संकेतों को क्या कहा जाता है? इन संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। इन संकेतों के कारण ही अर्थात वर्णों के कारण ही शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के कारण ही वाक्य का निर्माण होता है। तब जाकर हम मुख से उच्चारण किए गए किसी भाषा को लिख पाते हैं, अर्थात उसे हम व्यक्त कर पाते हैं।
तो दोस्तों लिपि क्या बोलता है? लिपि यही बोलता है दोस्तों कि मुख से उच्चारित किए गए शब्दों को, मुख से उच्चारित किए गए भाषाओं को जब लेखन की शैली द्वारा व्यक्त किया जाता है चिन्हों के माध्यम से, तो दोस्तों उन्हीं चिन्हों को लिपि के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लेखन क्रिया द्वारा हमने पटना शब्द को पटना के रूप में क्या किया है? यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों इसमें संकेत कौन कौन है? तो दोस्तों इसमें संकेत प है, ट है और ना है। तो दोस्तों इन्हीं चिन्हों को यानी कि प ट ना, इन्हीं चिन्हों को क्या बोलेंगे? इन्हीं चिन्हों को हम लिपि बोलेंगे, इन्हें ही लिपि कहा जाता है। अर्थात लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब संकेत होता है। आपने केमिस्ट्री में दोस्तों पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आप लोग हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हाइड्रोजन क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन को H लिखते हैं। दोस्तों आपके माइंड में डाल दिया गया है कि हाइड्रोजन को H से व्यक्त करेंगे, ऑक्सीजन को O से व्यक्त करेंगे, फास्फोरस को P से व्यक्त करेंगे और सोडियम को Na से व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर संकेत देख रहे हैं ना, इन सभी संकेतों को ही लिपि कहा जाता है। इन सभी संकेतों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन सभी संकेतों को लिपि कहा जाता है। अब बात करते हैं लिखावट का। तो दोस्तों लिखावट के आधार पर, लेखन शैली के आधार पर जो लिपि होते हैं वो दोस्तों विभक्त हो जाते हैं, इनके प्रकार हो जाते हैं। अभी हम दोस्तों जो भी लिखे हैं यहाँ पर, अभी हम लिखे किस रूप में? तो दोस्तों अभी हम लिखे हैं अंग्रेजी के रूप में। तो दोस्तों अंग्रेजी का लिपि अलग होता है, हिंदी का लिपि अलग होता है, पंजाबी का लिपि अलग होता है, संस्कृत का लिपि अलग होता है। और दोस्तों जो यहाँ पर मानकर चलते हैं, अगर हम यहाँ पर मराठी ले लें या फिर गुजराती ले लें, तो उन सभी का लिपि जो होता है वो अलग अलग होता है। उर्दू का भी लिपि अलग होता है। अगर हम आपसे बोलें कि आप उर्दू लिखिए, उर्दू में आप अपना नाम लिखिए, तो दोस्तों आप नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उर्दू में, जैसे कि मानकर चलते हैं कि आपका नाम है दोस्तों, मानकर चलते हैं आपका नाम है अरमान, ठीक है, अरमान आपका नाम है, चाहे मानकर चलते हैं आपका नाम है शुभम, ठीक है। तो दोस्तों शुभम में जो तलाबी सा होता है, तलाबी सा, ये आपको पता नहीं है कि उर्दू में कैसे होगा, ठीक है। उर्दू में तलाबी सा को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, किस वर्ण से व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में आपको पता नहीं है, बचपन में किसी ने आपको सिखाया नहीं है। भ को उर्दू में कैसे व्यक्त किया जाता है, इससे आप परिचित बचपन से हैं ही नहीं। म को कैसे व्यक्त किया जाता है उर्दू में, इसके बारे में आपने बचपन से जाना ही नहीं है। तो दोस्तों जो आप बचपन से नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता, जिससे आप परिचित नहीं हुए रहते हैं, तो दोस्तों आप उसे कैसे लिख सकते हैं? कभी भी आप उसे लिख नहीं सकते हैं। अगर हम यहीं पर किसी मुसलमान भाई से या मुसलमान कोई लड़का से अगर हम बोलें कि आप अपना नाम लिखिए, तो वो दोस्तों फटाक से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुसलमान समाज के जो लोग होते हैं, मुसलमान परिवार के जो माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे को हिंदी भाषा तो सिखाते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी हमारा राजकीय भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा तो लिखना और बोलना तो सिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों वे लोग उर्दू भाषा भी लिखना सिखाते हैं, ताकि उनके बच्चे उर्दू पढ़ना लिखना सीखें। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब हम अपने मुख से किसी भी अगर वर्ड या किसी भी वाक्य का उच्चारण करते हैं, उन वाक्यों को, उन वर्डों को, उन अगर वर्णों को हम लेखन के रूप में संकेतों के द्वारा लिखते हैं, तो दोस्तों उन्हीं संकेतों को, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि के रूप में जानते हैं, अर्थात उन्हें ही लिपि कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। परिभाषा में बोला जा रहा है दोस्तों, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, निश्चित करने का मतलब फिक्स है, ठीक है। कैसे दोस्तों फिक्स होता है? फिक्स होता है ना जी, कि लंबाई का मात्रक मीटर को हम एम लिखेंगे, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम को हम हमेशा और हमेशा केजी लिखेंगे, ये सब फिक्स मात्रक है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जो आप संकेत देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब दोस्तों देवनागरी लिपि के लिए फिक्स हैं, इनको आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, ठीक है। आप बिल्कुल भी क को च नहीं बोल सकते हैं, और आप बिल्कुल भी च को त नहीं बोल सकते। सब दोस्तों फिक्स है, आपको पहले से ही बताया जाता है
ऐसा च होता है और ऐसा क होता है। और जब भी आपका कोई शब्द अगर दोस्तों मुख में आता है, जब आप उसको दोस्तों उच्चारित करते हैं तो क्या करते हैं आप दोस्तों, उस शब्द के प्रत्येक वर्ण को अपने माइंड में डालकर उसे दोस्तों आप क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं, अर्थात आप उसे लिख देते हैं। तो दोस्तों जिन संकेतों के माध्यम से, जिन चिन्हों के माध्यम से आप वर्ड को लिखते हैं, तो दोस्तों उन्हीं संकेतों को, उन्हीं चिन्हों को लिपि के नाम से जाना जाता है, उन्हें ही लिपि कहा जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है आगे, अर्थात जिस प्रणाली के द्वारा किसी भाषा के ध्वनियों, कोई भी भाषा हो सकता है, चाहे वो भाषा पंजाबी हो, मराठी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो या दोस्तों संस्कृत हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो, जिस प्रणाली के द्वारा हर एक भाषा का दोस्तों अलग अलग संकेत होता है, अर्थात अलग अलग लिपि होता है। अगर आप उस लिपि के बारे में जान जाते हैं, उस लिपि में आने वाले जो संकेत है, जो चिन्ह है, उससे परिचित हो जाते हैं, तो दोस्तों आप उन्हीं संकेतों के माध्यम से, उन्हीं दोस्तों आप वर्णों के माध्यम से आप उस भाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, आप उस भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, जिस प्रणाली के द्वारा किसी भाषा के ध्वनियों को संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे लिपि बोलते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक संकेत है। देखिए जैसे कि मोबाइल है, तो पहले से ही बता दिया जाता है कि मोबाइल होता है छोटा के रूप में। मोबाइल कैसा होता है, छोटा के रूप में। अगर हम इसका साइज बढ़ा दें थोड़ा सा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैब बोलेंगे। टैब पहले से ही आपको बता दिया जाता है कि उसे हम टैब बोलेंगे। अगर हम टैब का आकार बढ़ा दें तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम टीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टीवी बोलेंगे। अगर इसका आकार और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सिनेमा घर का टीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिनेमा घर का टीवी। ठीक है, या बोल सकते हैं डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज़ें आप लोगों को पहले से ही सिखाया जाता है, पहले से ही पढ़ाया जाता है। एक तरीके से क्या है, एक तरीके से दोस्तों ये सब सिंबल है। आपके शरीर में जितने सारे अंग है, तो दोस्तों अंग का भी, हर एक अंग का भी नाम है, तो दोस्तों सब सिंबल है। बताया जाता है बचपन से ही कि हाँ, जो नीचे वाला दुगो है ना, उसको हम बोलते हैं पैर, और जिससे आप खाते हैं, जिससे आप काम करते हैं, उसको हाथ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम बचपन से ही हम नाम जान कर आए हैं कि हाई हाथ है, हाई पैर है, हाई पेट है। सारा चीज़ हम यहीं पर सीखते हैं, सारा चीज़ दोस्तों हम यहीं पर जानते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का, हर एक दोस्तों के, हर एक दोस्तों पदार्थ का नाम है। हमें हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक चीज़ को पहचान कर, उसके नाम को जानकर दोस्तों क्या करते हैं, उस वस्तु के नाम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे है, भाषा को लिखने के लिए दोस्तों बोला जा रहा है, भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ निश्चित चिन्हों या प्रतीकों की आवश्यकता होती है। ये निश्चित चिन्ह ही लिपि के रूप में जाने जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप भाषा देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप वर्ण देख रहे हैं, ये सभी वर्ण जो है दोस्तों, ये सभी के सभी लिखे गए हैं किस लिपि में, तो दोस्तों लिखे गए हैं पंजाबी लिपि में। ठीक है, पंजाब के बच्चों को क इस रूप में सिखाया जाता है, ख इस रूप में सिखाया जाता है। ठीक है, और ठ को इस रूप में सिखाया जाता है, और उसके बाद थ को इस रूप में सिखाया जाता है। जब पंजाब के बच्चे इन सभी संकेतों के बारे में जान जाते हैं, उन्हें जब पता हो जाता है कि हाई वाला संकेत आता है न के लिए, हाई वाला संकेत आता है यहाँ पर त थ द ध ध के लिए, हाई वाला संकेत आता है घ के लिए, तो वे बच्चे इन्हीं संकेतों के माध्यम से किसी शब्द को निरूपित कर पाते हैं या किसी वाक्य को प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो लिपि होगा, इस लिपि को क्या बोलेंगे, इस लिपि को हम लोग बोलेंगे पंजाबी लिपि। ऐसे तो दोस्तों यहाँ पर पंजाबी लिपि तो नहीं बोला जाता है, लेकिन ये जो भाषा देख रहे हैं, यह भाषा किस में हो जाएगा, तो दोस्तों यह भाषा हो जाएगा पंजाबी के रूप में। ठीक है, क्योंकि पंजाब में दोस्तों क ख ग इसी तरीके से पढ़ाया और लिखाया जाता है। वहाँ पर आप जो भी दोस्तों नाम देखिएगा, कुछ भी चीज़ का अगर आप वहाँ पर नाम देखिएगा, तो दोस्तों वो इसी भाषा में ही लिखे रहते हैं। ठीक है, जो पंजाबी भाषा जानते हैं वो दोस्तों पढ़ लेते हैं, और जो पंजाबी भाषा नहीं जानते, जो पंजाबी भाषा से परिचित नहीं हुए रहते हैं, वो उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जितने सारे संकेत आप देख रहे हैं, जितने सारे संकेत हैं, ये सभी संकेत है किस रूप में, तो दोस्तों ये सारे जो संकेत हैं वो है दोस्तों बंगाली के रूप में। बंगाली में क को ऐसे लिखा जाता है, घ को ऐसे लिखा जाता है, और दोस्तों
यहाँ पर हो जाएगा, मानकर चलते हैं दोस्तों, ये क ख ग, यहाँ पर क ये हो गया दोस्तों च, और ये हो गया ट, यहाँ पर हो गया त। ठीक है, त को इस तरीके से लिखा जाता है, म को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, बंगाल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से ही उनके माता पिता के द्वारा सिखाया जाता है कि क ऐसे लिखा जाता है, ख ऐसे लिखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं न ऐसे लिखा जाता है। जब बच्चे अपने क्षेत्र के वर्ण को, क्षेत्र के संकेत को, क्षेत्र की भाषा को समझ जाते हैं, उसे पहचान लेते हैं, तो दोस्तों वो भी किसी शब्द को लिखना शुरू कर देते हैं, और आने वाले समय में दोस्तों वो ईजिली किसी शब्द का उच्चारण कर पाते हैं अगर वो शब्द बंगाली में रहता है तो दोस्तों इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए हमें चिन्हों को, संकेतों को याद करना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर हम दोस्तों भाषा का सही से हम उच्चारण कर पाते हैं या फिर हम उसे लिख पाते हैं। उच्चारण तो कर ही देते हैं, ठीक है, उच्चारण तो कर ही देते हैं, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी लिख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों लिखने के लिए हमें आना चाहिए लिखने का तरीका, हमें पता होना चाहिए सिंबल कि कौन सा सिंबल किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। आगे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर है क्या चीज, यहाँ पर है दोस्तों गिनती के लिए बचपन में ही हमें सिखाया जाता है कि 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 5 को ऐसे लिखा जाता है, 0 को ऐसे लिखा जाता है। अगर कोई पूछे कि आप लिखो, अगर कोई आपसे बोल दे कि आप 5651 लिखो, 5651 या 5631, तो दोस्तों आपके माइंड में याद आ गया कि 5631, तो 5000 में 5 होगा हईसन, 6031 6 होगा हईसन, 3 होगा हईसन, 1 होगा हईसन। बचपन में ही सिखाया जाता है कि इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको हज़ार बोलते हैं। तो वैसे वो पढ़ लेगा बच्चा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हो गया 5631। ठीक है, तो दोस्तों बचपन में ही सारा चीज़ का जो ज्ञान है वो दोस्तों कराया जाता है, उसके बारे में आप जान पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग गिनती को इसी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, इसी भाषा में लिखते हैं दोस्तों। हिंदी में 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे जो माता पिता हुआ करते थे, जो हमारे दादा दादी हुआ करते थे, वे लोग दोस्तों हिंदी भाषा में, बहुत सारे आप दुकानदार को भी देखिएगा कि वे लोग क्या करते हैं कि दोस्तों अंकों को इस क्रम में लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। ठीक है, ये भी ठीक है, हाई दोस्तों चेंज हो गया है, हाई वाला ये सब चेंज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये किस में है दोस्तों, तो ये नेपाली भाषा में, नेपाली भाषा में अंकों को इसी तरीके से लिखा जाता है, इसी तरीके से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उन लोगों को पता होता है कि 0 ऐसे लिखाएगा, 1 ऐसे लिखाएगा, 2 ऐसे लिखाएगा, 3 ऐसे लिखाएगा। तो दोस्तों उनसे अगर कोई बोलता है कि आप 35 लिखो, तो दोस्तों उनके माइंड में आता है कि 35 में 3 ऐसे लिखाएगा और जो 5 है वो ऐसे लिखाएगा, हो गया 35 का खत्म, बस ऐसे ही 35 होगा। और हम लोगों ने ये सब बिल्कुल भी पढ़ा है ही नहीं, हम लोग दोस्तों इसके बारे में जानते ही नहीं। अगर कोई हमसे पूछे कि 35 लिखिए, तो हम लोग 35 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ना कि ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसके बारे में पता है ही नहीं। जिसके बारे में पता होता है हम उसी के बारे में दोस्तों लिख पाते हैं, उसी के बारे में दोस्तों हमें लेखन कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, अ को ऐसे व्यक्त करेंगे, ल को ऐसे व्यक्त करेंगे, ज को ऐसे व्यक्त करेंगे, ए को ऐसे व्यक्त करेंगे। दोस्तों जब आप ये सीख जाते हैं कि कौन सा वर्ण क्या कहलाएगा, तो दोस्तों आप लोग उस वर्ण के नाम के आधार पर आप किसी शब्द का लेखन कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है लिपि की विशेषताएं। हम लोग इसमें लिपि की विशेषताएं स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। पहला नंबर में है दोस्तों, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को क्या बोलते हैं, तो लिपि बोलते हैं। दोस्तों मुख से उच्चारित की गई जो ध्वनियां हैं, अगर हम उन ध्वनियों को, अगर हम उन भाषाओं को लेखन के रूप में व्यक्त कर देते हैं, और लेखन के रूप में व्यक्त जिसकी सहायता से करते हैं उसी को लिपि बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को दोस्तों हम लिपि बोलेंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, प्रत्येक लिपि में अक्षर, मात्राएं, चिन्ह और विराम चिन्ह होते हैं जो भाषा को लिखने और समझने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रत्येक लिपि के, चाहे वो लिपि देवनागरी हो, चाहे वो लिपि रोमन हो, चाहे वो लिपि दोस्तों उर्दू हो, चाहे वो लिपि दोस्तों पंजाबी हो या मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी दोस्तों लिपि हो, हर एक लिपि में अक्षर, मात्राएं, चिन्ह और विराम अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनके प्रतीक, उनके जो दोस्तों चिन्ह होते हैं, उनके जो संकेत होते हैं वो दोस्तों अलग अलग होते हैं। यहीं पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए
पंजाबी भाषा के लिए क का दोस्तों जो संकेत है वो अलग है, और यहाँ पर बंगाली भाषा के लिए क का संकेत अलग है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं देवनागरी के लिए, ठीक है, देवनागरी भाषा के लिए अर्थात हिंदी भाषा के लिए क का जो संकेत है वो अलग है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हर एक लिपि में अक्षर, मात्राएं, चिन्ह और विराम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके संकेत अलग अलग होते हैं, उनके जो प्रतीक होते हैं वो दोस्तों अलग अलग होते हैं। इन्हीं प्रतीकों के आधार पर, इन्हीं संकेतों के आधार पर आप लोग किसी शब्द या वाक्य की रचना कर पाते हैं, ठीक है। अगला नंबर है हर भाषा की, बोला जा रहा है दोस्तों इसमें, हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि हो सकती है या कई भाषाएं एक ही लिपि का प्रयोग कर सकती है। तो दोस्तों अलग अलग लिपि है क्या है, उर्दू का अलग लिपि है, संस्कृत का अलग लिपि है, अंग्रेजी का अलग लिपि है, और जो दोस्तों बहुत सारे जो और भी भाषाएं हैं उनके अलग अलग लिपि है। लेकिन दोस्तों सुनने में आता है कि जो अंग्रेजी है ना, जो अंग्रेजी, उसमें दोस्तों बिल्कुल भी अंग्रेजी में भिन्नता नहीं होती है, उसका केवल एक ही लिपि है, और वो लिपि कौन सा है दोस्तों, तो वो लिपि है रोमन, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है और हिंदी और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं, बोला जा रहा है, ये तो बता दिया मैंने आप लोग को, हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि हो सकती है। नीचे देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, मराठी तीनों का लिपि देवनागरी है, ठीक है। पंजाबी का लिपि अलग है, कौन सा है, तो गुरुमुखी है। यहाँ पर उर्दू और फारसी का लिपि कौन है, तो फारसी है, ठीक है। यहाँ पर अरबी का लिपि कौन है, तो दोस्तों अरबी है। बांग्ला का लिपि कौन है, तो बांग्ला है। रूसी का लिपि कौन है, तो रूसी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इन चारों देशों का लिपि एक ही है, कौन, तो रोमन है। तो इसीलिए तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसीलिए बताया गया है हर भाषा की अपनी अलग अलग स्थिति हो सकती है या कई भाषाएं एक ही लिपि का प्रयोग कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों भाषाएं एक ही लिपि का प्रयोग की है, यहाँ पर दोनों भाषाएं एक ही लिपि का प्रयोग की है, और यहाँ पर चारों भाषाएं एक ही लिपि का प्रयोग की है, कौन, तो रोमन, ठीक है। अगला नंबर है लिपि का एक निश्चित क्रम और नियम होता है। इसमें वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है जिससे भाषा के शब्दों और वाक्यों का सही निर्माण होता है। दोस्तों जब आप लोगों ने बचपन में ABCD का अध्ययन किया होगा, जब आप लोगों ने बचपन में क ख ग घ का अध्ययन किया होगा, अ आ का अध्ययन किया होगा, तो दोस्तों आप लोगों ने उन सभी वर्णों का अध्ययन सीरीज से किया होगा, अर्थात क्रम से किया होगा। आपके माता पिता और आपके गुरु ने आपको पहले अ पढ़ाया होगा, उसके बाद आ पढ़ाया होगा, उसके बाद हर्षई पढ़ाया होगा, कब दीर्घ ई पढ़ाया होगा। आपने दोस्तों स्पर्श व्यंजन में पहले क पढ़ा होगा, उसके बाद ख पढ़ा होगा, उसके बाद ग पढ़ा होगा। जब दोस्तों आप पूरा पढ़ लिए होंगे अंग तक, तब जाकर दोस्तों आप आए होंगे च और छ में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे वर्ण रखे गए हैं सीरीज से, अर्थात क्रम से, और साथ ही आपको पढ़ाया भी गया है बचपन में क्रम से ही। दोस्तों आपने ABCD भी क्रम से ही पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि A के बाद आपने डायरेक्ट पढ़ लिया होगा Z। दोस्तों आपने A के बाद B लिखना सीखा होगा या फिर B बोलना सीखा होगा, उसके बाद आपने C बोलना सीखा होगा, फिर D बोलना सीखा होगा, D लिखना सीखा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले जो वर्ण है वो भी किस रूप में है, तो दोस्तों क्रमबद्ध रूप में है, अर्थात एक तरीके से दोस्तों वो एक श्रृंखलाबद्ध है, ठीक है। तो श्रृंखलाबद्ध ही लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि बच्चों को पढ़ने और समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। अगले नंबर में चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगला विशेषता है लिपि में शब्दों के सही उच्चारण और संरचना को सुनिश्चित करने के लिए व्याकरणिक नियमों का पालन होता है। दोस्तों हर एक लिपि का व्याकरण होता है, व्याकरण ही हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण से ही दोस्तों हमें शुद्ध और अशुद्ध भाषा का ज्ञान हो पाता है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य और शब्दों का ज्ञान हो पाता है। व्याकरण के कारण ही दोस्तों हमें शुद्ध रूप से किसी वाक्य का उच्चारण कर पाते हैं और उस वाक्य को लिख पाते हैं। दोस्तों
व्याकरण हर एक लिपि में होता है, चाहे वो लिपि संस्कृत का हो या फिर दोस्तों वो हिंदी का हो या फिर अंग्रेजी का हो, उर्दू का हो, हर एक दोस्तों लिपि का ही व्याकरण होता है। व्याकरण के कारण ही जो भाषाएं होती हैं वो दोस्तों सुव्यवस्थित रूप से लिखा पाती हैं, अर्थात सुव्यवस्थित रूप से ही व्यवस्थित हो पाती हैं, उनका निरूपण हो पाता है। ठीक है, लेखन में दोस्तों उनका प्रयोग हो पाता है, किसके कारण? तो व्याकरण के कारण। बच्चे व्याकरण का अध्ययन करते हैं, व्याकरण के बारे में जानते हैं, व्याकरण से सीखते हैं कि शब्दों को कैसे लिखा जाता है, शब्दों में कैसे मात्राएं लगती हैं, शब्दों में मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं, वाक्यों को किस तरीके से प्रकट किया जाता है, वाक्य के अनुसार क्रियाएं किस तरीके से आती हैं, क्रियाओं का स्वरूप कैसा होता है, ये सारा चीज हमें व्याकरण ही सिखाता है। व्याकरण के कारण ही हम हर एक लिपि के वाक्य को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी का भी व्याकरण है, हिंदी का भी व्याकरण है, उर्दू का भी व्याकरण है और संस्कृत का भी व्याकरण है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगले विशेषता में बताया गया है यह लिखित संचार का माध्यम होती है जिसके द्वारा ज्ञान, विचार और संदेशों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों पहले के समय में जब बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, बिल्कुल भी दोस्तों टेलीफोन टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, तो दोस्तों पहले के समय में जो राजा होते थे, जो महाराजा होते थे, जो आम लोग हुआ करते थे, वो दोस्तों एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, अर्थात जो लोग एक दूसरे से दूर हुआ करते थे, वैसे दोस्तों स्थिति में वे लोग लेखन शैली का प्रयोग करते थे। लेखन शैली से दोस्तों वे लोग पत्र लिखते थे, पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे से बातचीत करते थे, पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे के दोस्तों मजबूरियों को समझते थे, एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। राजा अपने प्रजाओं तक सूचना दोस्तों पहुंचाने के लिए लेखन शैली का ही प्रयोग करते थे। अगर कोई दोस्तों दुश्मन राजा पर हमला करने वाला होता था तो दोस्तों पहले वह लेखन के माध्यम से ही, अर्थात लेखन शैली के माध्यम से ही, लेखन पत्र के माध्यम से ही वो दोस्तों राजा के पास सूचना पहुंचाता था कि राजा उस राज्य को छोड़ दे और डरकर भाग जाए। दोस्तों शुभ सूचना हो या अशुभ सूचना हो, लेखन शैली से ही, अर्थात पत्र के माध्यम से ही दिया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि जो लेखन है, जो लिखित दोस्तों जो लिपि है, वो संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान, विचार और संदेशों का आदान प्रदान होता है। आज भी दोस्तों जितने सारे दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए खोज का जो ज्ञान है, हमारे दोस्तों जो बड़े बड़े कवि हैं उनके दोस्तों मन में जो भी, उनके दोस्तों मन में जो बड़े बड़े विचार आए हैं, उनके मन में जो बड़े बड़े दोस्तों भाव हैं, उनके भाव को, उनके विचार को, उनके विशेषताओं को उन्होंने समाज के लिए दोस्तों क्या क्या किया है, उन्होंने समाज के लिए क्या सोच कर रखा है, समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने मन में, अपने दोस्तों विचार में लाकर जो भी बड़े बड़े दोस्तों उन्होंने अपना महानुभव दोस्तों व्यक्त किया है, उन महानुभवों को लेखन शैली के माध्यम से ही सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों तुलसीदास जी ने एक से बढ़कर एक ग्रंथों का रचना किया है, एक से बढ़कर एक काव्यों का रचना किया है। तो दोस्तों उन काव्यों को, उन ग्रंथों को और जो भी हमारे दोस्तों हिंदू धर्म में महाकाव्य है, इन सभी महाकाव्यों को लेखन शैली के माध्यम से ही सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने मौखिक भाषा के रूप में जो भी ज्ञान दिया था, उन मौखिक भाषाओं का कुल जितना सारा लेखन है, उस लेखन को भागवत गीता में दोस्तों श्लोक के साथ सुरक्षित रखा गया है। आज भी दोस्तों जो पीढ़ी होती है, आज भी दोस्तों जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उस श्लोक का उच्चारण करते हैं, उस भागवत गीता से कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में भागवत गीता को उतार कर, भागवत गीता से सीखकर अपने जीवन को दोस्तों सुखी बना पाते हैं, अपने जीवन को कामयाब बना पाते हैं। बिना लेखन शैली से आप किसी भी चीज को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। दोस्तों जब आप लेखन शैली के माध्यम से किसी काव्य को, किसी भाव को, किसी भावना को, किसी दोस्तों बड़े बड़े ज्ञान को, किसी बड़े बड़े दोस्तों आप ग्रंथ को जब आप सुरक्षित रख पाते हैं, तो दोस्तों
यही सुरक्षित भंडार साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। ठीक है, अब यह साहित्य जाना जाता है भाषा के अनुसार। अगर दोस्तों लेखन शैली भंडारित होता है संस्कृत भाषा में तो दोस्तों हम उस भंडारित भाषा को संस्कृत साहित्य के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों लेखन शैली भंडारित होता है हिंदी भाषा में तो दोस्तों हम हिंदी साहित्य के नाम से जानते हैं। अगर लेखन शैली दोस्तों भंडारित होता है मराठी भाषा में तो हम मराठी भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात मराठी साहित्य के नाम से हम जानते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों आज भी कुल जितने सारे ज्ञान हैं, आज भी दोस्तों हम जो कुछ भी पढ़ पाते हैं वो सारा चीज़ें हम लेखन शैली के माध्यम से ही पढ़ पाते हैं। किताब के माध्यम से आप जो भी सीखते हैं, किताब के माध्यम से दोस्तों आप जो भी पढ़ पाते हैं, ये सारे चीज़ क्या है? ये सारे चीज़ दोस्तों लेखन ही है, लेखन शैली ही है। लेखन शैली से ही आप पढ़ पाते हैं और ये चीज़ सुरक्षित रह पाती है और आने वाली जो अगली पीढ़ी होती है वो भी दोस्तों इन सभी चीज़ों को पढ़ पाती है। जो भी चीज़ों समाजों, भूगोलों, विज्ञानों, ग्रंथों, उपग्रंथों, जो भी दोस्तों बड़े बड़े महाकाव्य हो, इन सारे चीज़ों का जो ज्ञान है वो दोस्तों ले पाते हैं आने वाली पीढ़ी भी, क्योंकि लेखन शैली से ये सारे चीज़ें सुरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, मौखिक चीज़ से हम किसी भी चीज़ को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अगर आप दोस्तों 10 साल पहले कुछ मुख से अगर आप बोलते हैं तो क्या आपको याद रहता है कि आपने मुख से क्या बोला है? बिल्कुल भी याद नहीं रहता। ठीक है, यह दोस्तों अस्थिर होता है, बिल्कुल भी स्थिर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लेखन जो शैली होता है वह दोस्तों स्थिर रहता है, वह दोस्तों नियत रहता है। इससे हमारी भाषा सुरक्षित रहता है। हमने अपने जीवन में क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, हमारे बड़े बड़े दोस्तों जो महापुरुष हैं उन्होंने क्या किया है, बड़े बड़े जो कवि हैं उन्होंने क्या दोस्तों किया है, उनके क्या क्या दोस्तों भाव रहे हैं, उनके भाव सारे के सारे लेखन के माध्यम से काव्यों में, ग्रंथों में सुरक्षित रह पाए हैं। आगे है, इसके माध्यम से जानकारी और ज्ञान को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है जिससे उसे पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों देखिए, हम आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं दोस्तों ऐसा थोड़ी ना है कि हम पढ़कर हमेशा जिंदे रहेंगे। दोस्तों आज हम लेखन शैली के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो भी पढ़ लिख कर दोस्तों हमें ज्ञान अर्जित किए हैं, तो क्या यह ज्ञान हमारे साथ हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। दोस्तों अगर हम जिंदा भी हैं ना, अगर हमारे पास ज्ञान भी है और दोस्तों हम उस ज्ञान को बिल्कुल भी दोस्तों रिपीट नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो दोस्तों धीरे धीरे ये सारे के सारे ज्ञान हमसे विस्मरित हो जाते हैं। हम लोग इन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, हम इन सभी चीज़ों को विस्मरण कर देते हैं। दोस्तों याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? याद रखने के लिए हम लोग लेखन शैली का प्रयोग करते हैं, लेखन साहित्य का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर हमें रामायण याद करना हो तो दोस्तों हम रामायण ग्रंथ का दोस्तों प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों हमें विज्ञान पढ़ना हो तो हम विज्ञान के किताब का प्रयोग करते हैं। अगर हमें गणित पढ़ना हो तो दोस्तों हम गणित के किताब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गणित की किताब में सारा चीज़ लिखा होता है, विज्ञान की किताब में सारा चीज़ लिखा होता है, भूगोल की किताब में भौगोलिक घटनाओं से संबंधित सारा चीज़ लिखा होता है, विज्ञान की किताब में वैज्ञानिक घटनाओं से संबंधित कुल जितने सारे कारण हैं, कुल जितने सारे दोस्तों जो प्रैक्टिकल जो प्रयोग हैं वो सारा चीज़ उसमें दोस्तों लिखा रहता है, अंकित रहता है। हम लोग उसे पढ़कर सीख पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, फिर से हमें याद हो पाता है। लेकिन सोचिएगा कि दोस्तों हम बिना लेखन शैली से ही सारा चीज़ याद रख पाएँ तो बिल्कुल भी असंभव नहीं है। दोस्तों हमारे मरने के बाद जो आने वाली पीढ़ी होती है या फिर जो पीढ़ियाँ आ रही हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी लेखन शैली के माध्यम से ही सीख पाती है, लेखन शैली के माध्यम से ही जान पाती है और समाज में अच्छे काम कर पाती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगला है, लिपि समय के साथ बदलती और विकसित होती रहती है, विभिन्न भाषाओं और समय काल के अनुसार उसमें परिवर्तन होते हैं। दोस्तों आप बात को समझिएगा। ठीक है, लिपि में जो भी वर्ण दोस्तों बताए गए हैं, जैसे कि वर्ण में बताया गया है कि हाई क वर्ण है, क वर्ण का संकेत ऐसा होता है, ख वर्ण का संकेत ऐसा होता है, च वर्ण का संकेत ऐसा होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि समय के साथ इसमें परिवर्तन होगा, समय के साथ बिल्कुल भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि दोस्तों इसमें वृद्धि हो सकता है। ठीक है, हमारे वर्णमाला में दोस्तों जो अंतिम वर्ण है वो कहाँ तक है? तो दोस्तों ज्ञ तक हैं। तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ण ज्ञ तक ही होंगे, इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्ञ से आगे भी वर्ण बढ़
पढ़ सकता है, लेकिन ज्ञ को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। ज्ञ को हम बिल्कुल भी च नहीं बोल सकते, च को हम बिल्कुल भी त नहीं बोल सकते, त को हम बिल्कुल भी न नहीं बोल सकते। ठीक है, आइए यहाँ पर दोस्तों चलते हैं आगे। अब ये मत सोचिएगा कि समय के साथ क बदला जाएगा, समय के साथ प बदला जाएगा तो भ बदला जाएगा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं कहा जा रहा है। अगला है दोस्तों, जिस प्रकार अनेक भाषा हैं उसी प्रकार लिखने के ढंग भी अनेक है, इसलिए उनकी लिपियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। दोस्तों जिस प्रकार से भाषाएं अनेक होती है, ठीक उसी प्रकार से इनके लिखने के भी ढंग अनेक होते हैं। ठीक है, और इसलिए इनकी लिपियाँ भी भिन्न है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम भाषा लेते हैं कि दीपाली विद्यालय जा रही है। दोस्तों हमने उच्चारण किया है हिंदी भाषा में, और यहाँ पर लिखा हुआ है किस भाषा में, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी भाषा में। किस लिपि में, तो दोस्तों यह लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। ठीक है, यहाँ पर भी है दीपाली विद्यालय जा रही है। दोस्तों यहाँ पर जो आप भाषा देख रहे हैं, यह भाषा कौन सी है, तो दोस्तों यह भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है, तो दोस्तों अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। आप देख सकते हैं कि दीपाली विद्यालय जा रही है, भाषा वही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लेखन के रूप में भाषा बदल गया है और साथ ही उसकी लिपि भी बदल गई है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों दीपाली विद्यालयम गच्छति, इसका मतलब होता है दीपाली विद्यालय जा रही है। ठीक है दोस्तों, विद्यालय जा रही है, विद्यालय जाती है होगा, दीपाली विद्यालय जाती है, गच्छति नहीं होगा। गच्छति दोस्तों होता है गश्ती, मतलब जाती है होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप यह भाषा देख रहे हैं ना, यह भाषा कौन सा है, तो दोस्तों यह भाषा है संस्कृत का। और यह लिपि कौन सा होगा, तो दोस्तों यह लिपि होगा देवनागरी। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने एक दोस्तों वाक्य का उच्चारण किया। वाक्य है दीपाली विद्यालय जा रही है, और दोस्तों यहाँ पर इसका रूपांतरण हुआ है 3 भाषा के रूप में, हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में। और भाषा बदलने से इनकी लिपि भी बदली है। ये दोनों लिपि तो देवनागरी है, लेकिन यह लिपि कौन सी है, तो दोस्तों यह लिपि रोमन है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है जिस प्रकार अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार लिखने के ढंग भी अनेक है, इसलिए उनकी लिपियाँ भी भिन्न है। अब दोस्तों आप चाहें तो दीपाली विद्यालय जा रही है, इसको आप पंजाबी भाषा में भी लिख सकते हैं, बंगाली भाषा में भी लिख सकते हैं, उर्दू भाषा में भी लिख सकते हैं। जिस भाषा में लिखिएगा दोस्तों उस भाषा में आप लिख सकते हैं, भाषा के अनुसार लिपि भी बदल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर, इसमें कहा जा रहा है अधिकांश, दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है अधिकांश लिपियाँ वर्णमाला पर आधारित होती है। अधिकांश जो लिपियाँ होती है वो किस पर आधारित होती है, तो दोस्तों वर्णमाला पर आधारित होती है। तो सही बात है, जब तक आप वर्णमाला नहीं जानिएगा, जब तक आपको अल्फ़ाबेट का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी शब्द नहीं बना सकते। जब आप शब्द नहीं बना सकते तो दोस्तों आप वाक्य भी नहीं बना सकते। जब तक आपको दार्शनिक प्रणाली नहीं पता होगा, जब तक आपको 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं उनके बारे में दोस्तों आपको पता नहीं होगा, तब तक आप बिल्कुल भी संख्या नहीं बना सकते। आप नहीं बना सकते हैं कि 350 कैसे लिखाएगा, आप नहीं लिख सकते हैं कि 1050 कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये सारा चीज़ें लिपि के माध्यम से सीख पा रहे हैं। आगे है जिसमें स्वरों और व्यंजनों का एक क्रम होता है। तो मैंने आप लोगों को क्रम के बारे में अच्छे से बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी लिपि में किसी भाषा को लिखना चाहते हैं, किसी वाक्य को लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों उस लिपि के वर्ण को, उस लिपि में आने वाले जो वर्णमालाएं हैं उन्हें दोस्तों सबसे पहले आपको याद करना होगा, उनके बारे में आपको सीखना होगा। ठीक है, तब जाकर आप उस लिपि से संबंधित भाषा को लिख सकते हैं। आगे है लिपि के माध्यम से विभिन्न वर्णों को मिलाकर शब्दों का निर्माण किया जाता है, जिससे भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने बताया ना, क ठीक है लिपि है, ल लिपि है, म लिपि है, तीनों को मिलाकर शब्द बन गया। कौन सा, तो कलम। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। दोस्तों आगे है लिपियों को लिखने की एक विशेष दिशा होती है। जैसे देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि अरबी और उर्दू लिपि दाएं से बाएं।
दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी लिपि में भाषा को लिख रहे हैं तो दोस्तों आपको एक दिशा पकड़नी होती है। जैसे कि हम देवनागरी में हिंदी भाषा लिख रहे हैं, देवनागरी में संस्कृत भाषा लिख रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग संस्कृत भाषा को, हिंदी भाषा को लिखते हैं किधर से, तो दोस्तों हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं हम हिंदी भाषा को लिखते हैं और बाएं से दाएं हम संस्कृत भाषा को लिखते हैं। किस लिपि में, तो दोस्तों देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में जो भी भाषा आएगा उन भाषाओं को हम बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अरबी और उर्दू लिपि का अर्थात फारसी लिपि का, तो दोस्तों अरबी और फारसी लिपि में उर्दू भाषा को अर्थात अरबी और फारसी लिपि में आने वाले भाषाओं को दोस्तों हम लिखते हैं किधर से दोस्तों, तो लिखते हैं हम बाएं से दाएं, उल्टा। ठीक है, उल्टा लिखते हैं, उल्टा। उर्दू भाषा को लिखने वाले जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उर्दू भाषा को लिखते हैं बाएं से दाएं, ना कि बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं, ना कि बाएं से दाएं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि हर एक लिपि को लिखने के लिए एक निश्चित दिशा होती है, उस दिशा में ही उस लिपि को लिखा जाता है। ठीक है, अगला है हर भाषा की लिपि उसकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। जैसे संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी है जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में हिंदी बहुतायत मात्रा में बोला जाता है। हमारे भारत देश का हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा जब हम बोलते हैं तो हमारे हिंदी भाषा से यह पता चलता है कि हम भारत देश के रहने वाले हैं, हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। जब हम संस्कृत भाषा बोलते हैं तो ऐसा पता चलता है कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम ब्राह्मण समाज से आए हुए हैं, हमारी जाति ब्राह्मण है। तो दोस्तों हमारे भाषा के अनुसार भी हमारे दोस्तों संस्कृति की पहचान मिलती है, हमारे समाज की पहचान मिलती है। ठीक है, अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो लोग ना बोलते हैं देखो बिलायती बनता, देखो अंग्रेज बनता। तो दोस्तों अंग्रेजी जब आप बोलते हैं तो इससे पता चलता है कि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप काफ़ी दोस्तों क्वालिफाई हैं, आप दोस्तों काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, लोग समझते हैं कि आपने बहुत सारे विदेशों में रह चुका है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपके ज्ञान का विस्तार होता है, आपके संस्कृति का पता चलता है। अगर कोई उर्दू बोलता है तो दोस्तों पता चलता है कि वह उर्दू समाज से है, अर्थात तो वह इस्लाम धर्म से है। अगर कोई पंजाबी बोलता है तो पता चलता है कि यह पंजाब के रहने वाले हैं, इनकी भाषा अगर पंजाबी रहती है तो लोग समझते हैं कि यह पंजाबी है। ठीक है, लोग उन्हें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, अर्थात तो उन्हें समझते हैं कि यह पंजाब राज्य से हमारे क्षेत्र में आए हुए हैं। ठीक है, आगे दोस्तों चलते हैं। आगे है यहाँ पर लिपियाँ समय के साथ विकसित होती रहती हैं और उनमें नए अक्षर या चिन्ह जोड़े जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों के कारण नए अक्षरों का प्रयोग, हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों के कारण नए नए अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण हमारे हिंदी साहित्य की जो लिपियाँ हैं वो दोस्तों बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों आपने लिपि के बारे में जान चुका कि लिपि क्या कहलाता है, लिपि की विशेषताएँ क्या होती है, लिपि का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ें आपने जान पाया। अब हम यहाँ पर सीखते हैं साहित्य के बारे में। ठीक है, साहित्य क्या कहलाता है। दोस्तों साहित्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, साहित्य का मतलब होता है संग्रह। साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य का मतलब होता है संग्रह। अगर आप हिंदी लिपि से हैं और हिंदी लिपि में लिखे हुए बहुत सारे दोस्तों लेखन शैली का संग्रह किए हुए हैं तो दोस्तों उसे ही साहित्य कहा जाता है। अगर आप दोस्तों संस्कृत साहित्य से हैं, संस्कृत साहित्य में अगर बहुत सारे लेखन शैली लिखा गया है, संस्कृत साहित्य में बहुत सारे वेद, बहुत सारे पुराण, बहुत सारे मंत्र अगर लिखे गए हैं तो दोस्तों उसी साहित्य को उसी संग्रह को हम साहित्य के रूप में जानेंगे। साहित्य का मतलब होता है संग्रह, लेखन की संग्रह, लेखन की संग्रह को ही साहित्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों साहित्य की परिभाषा में कहा गया है वह रचनात्मक और लेखन कार्य जो भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं और अनुभवों को सुंदर और कलात्मक रूप में प्रस्तुत करता है उसे ही साहित्य कहते हैं। दोस्तों हमारे हिंदी क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कवि हुए हैं, एक से बढ़कर एक ज्ञानी हुए हैं, एक से बढ़कर एक दोस्तों बड़े बड़े कवित्रियाँ हुई हैं, बड़े बड़े दोस्तों एक से बढ़कर एक लेखक
लेखक हुए हैं उन्होंने दोस्तों समाज के स्वरूप को देखकर उनकी शैली को लेखन रूप में व्यक्त किया है। इस संसार में दोस्तों घटने वाली जो घटनाएं हैं, इस समाज में दोस्तों रहने वाले लोगों के जो विचार हैं, जो आचरण है, उनकी जो शैली है, उनके शैली के आधार पर उन्होंने दोस्तों क्या किया है कि अपने लेखन के माध्यम से अपने ग्रंथ में दोस्तों उन्हें प्रस्तुत किया है। हम अपने जीवन में दोस्तों कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को दोस्तों उन्होंने अपने भाव के रूप में, अपने भावनात्मक रूप में उन्होंने दोस्तों लेखन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों इन सभी का जो संग्रह होता है ना, ठीक है, इन कवियों द्वारा, इन लेखकों द्वारा, इन कवित्रों द्वारा लिखा गया जो संग्रह होता है, यही संग्रह ही साहित्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन संग्रह को जब हम पढ़ते हैं, इनके द्वारा लिखे गए बातों को जब हम समझते हैं, तो दोस्तों हमें पता चलता है कि हमें समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या दोस्तों सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दोस्तों अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारा चीज़ हम जान पाते हैं। बच्चों को मनोरंजन कराने के लिए हमारे जो अच्छे अच्छे लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग दोस्तों कहानियाँ लिखते हैं। कहानियाँ से बच्चों को शिक्षा मिलती है, कहानियाँ से बच्चों को ज्ञान मिलता है, बच्चों का जो माइंड होता है वो विकसित होता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो संग्रह होते हैं, इन सभी संग्रहों को ही दोस्तों साहित्य कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में दोस्तों एक से बढ़कर एक मंत्र लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक दोस्तों मंत्रों का लेखन हुआ है, एक से बढ़कर एक दोस्तों जो भी ग्रंथ है उनका दोस्तों लेखन हुआ है, जैसे कि वेद हो गया, पुराण हो गया, बड़े बड़े ग्रंथ हो गए, इन सभी का दोस्तों लेखन संस्कृत भाषा में हुआ है। तो दोस्तों लेखन की जो शैली है ना, लेखन का जो इतना सारा भंडार है संस्कृत भाषा में, तो दोस्तों इस भंडार को ही, इस संग्रह को ही हम संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत साहित्य कहेंगे। क्या कहेंगे? संस्कृत साहित्य कहेंगे। संस्कृत साहित्य में ही हमारे संस्कृत क्षेत्र में आने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े विद्वानों का लेखन सुरक्षित रह पाया है। ठीक है, आगे है, यह समाज का दर्पण होता है जिसमें समाज की अच्छाइयों, बुराइयों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया ना, अगर आप उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके ग्रंथों से अगर आप परिचित होते हैं, तो आपको पता चलता है कि समाज में कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, और हमारे जीवन से जुड़े हुए कौन कौन से घटना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, हमें अपने जीवन को किस तरीके से आदर्श बनाना चाहिए, क्या नहीं, किस तरीके से नहीं बनाना चाहिए, ये सारा चीज़ें आप लोगों को दोस्तों इन्हीं व्यक्तियों द्वारा, इन्हीं महापुरुषों द्वारा लिखे गए साहित्य के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से पता चल पाता है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, देखिए जो खराब कवि होते हैं, जो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छे कवि नहीं होते हैं, वे अगर अपने ग्रंथ के माध्यम से, वे अपने लेखन शैली के माध्यम से अगर दोस्तों गलत चीज़ लिखते हैं, अगर खराब अगर दोस्तों वाक्य लिखते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे बिगड़ते हैं, इससे बच्चों के ऊपर दोस्तों गलत प्रभाव पड़ता है, बच्चे समाज में दोस्तों गलत काम कर बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी लेखक नहीं बोलेंगे, ऐसे लोगों को हम समाज बर्बाद करने वाले लेखक बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो भंडार होगा ना, इनका भी भंडार साहित्य के रूप में जाना जाएगा, लेकिन उनकी मान्यता बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि साहित्य हम उन्हीं को बोलेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए दोस्तों काफ़ी, हमारे लिए दोस्तों सुरक्षा प्रदान करने वाला हो। ठीक है, आगे है साहित्य के प्रकार। साहित्य के प्रकार में पहला है काव्य। दोस्तों काव्य किसे कहा जाता है? तो देखिए काव्य उसे कहा जाता है जिसमें कविता आता है। कविता किस रूप में रहता है? तो दोस्तों कविता पद के रूप में रहता है। दोस्तों आपने पद संस्कृत में भी पढ़ा होगा, आपने पद उर्दू में भी पढ़ा होगा, आपने पद बांग्ला या दोस्तों मराठी में भी पढ़ा होगा, आपने पद हिंदी में भी पढ़ा होगा। दोस्तों जब आप पद को पढ़ते हैं तो पद के पढ़ने से आप लोगों को बड़े गद्य का अर्थ बहुत ही छोटे और संक्षेप रूप में ही मिल जाता है। ठीक है, किससे? तो पद से। दोस्तों जब बड़े गद्यांश का अर्थ छोटे रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे ही पद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों कहा गया है, इसमें भावनाओं और कल्पनाओं को छंदों और लयबद्ध भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह आम तौर पर भावुक होता है। यह किस रूप में होता है? तो दोस्तों भावुक होता है। कौन? तो काव्य। आगे है गद्य। आगे क्या है दोस्तों? गद्य। बस आप काव्य को दोस्तों जानना कि काव्य क्या है, काव्य पद है। पद में दोस्तों क्या होता है? पद में दोस्तों दो स्टेंजा का उसमें शब्द आते हैं, दो स्टेंजा का वाक्य आते हैं, शब्द नहीं, शब्दों के मेल से
बना वाक्य आते हैं 2 स्टेंजा में, ठीक है। और उस स्टेंजा का जब आप दोस्तों अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ दोस्तों काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि पद किसी बड़े अर्थ का संक्षिप्त रूप होता है। पद किसी बड़े अर्थ का, किसी बड़े गद्यांश का संक्षिप्त रूप होता है, जो ज़्यादातर काव्यखंड और संस्कृत में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। आगे है गद्य। दोस्तों जब हम किसी पद का अर्थ निकालते हैं तो दोस्तों वह अर्थ ही गद्य के रूप में जाना जाता है। गद्यांश में दोस्तों विस्तृत रूप से किसी चीज़ की जानकारी दी जाती है, विस्तारित रूप से किसी चीज़ के बारे में दोस्तों पढ़ाया जाता है, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों जब आप विस्तृत रूप से किसी चीज़ का ज्ञान ले पाते हैं, किसी चीज़ को आप पढ़ पाते हैं, तो दोस्तों वही भाषा गद्य के रूप में जानी जाती है, वही साहित्य गद्य साहित्य कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर है इसमें घटनाओं, विचारों और अनुभवों को सीधी और सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके कई रूप होते हैं जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, ठीक है। कहानी दोस्तों आप किस रूप में पढ़ते हैं? कहानी दोस्तों आप पढ़ते हैं निबंध के रूप में। तो दोस्तों निबंध हो गया, कहानी हो गई, ये सारे जो भी आप दोस्तों इसमें आने वाले भाषा देखते हैं, ये सभी भाषा दोस्तों जाने जाते हैं गद्य के रूप में, ना कि पद के रूप में, ठीक है। गद्य में दोस्तों विस्तार होता है। गद्य में दोस्तों क्या होता है? गद्य में विस्तार रूप से किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है, किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, ताकि बच्चे उसे पढ़कर समझ सके, उसके बारे में जान सके, ठीक है। आगे है 3 नंबर में नाटक है। नाटक का मतलब होता है ड्रामा। यह वह साहित्यिक रूप है जिसमें संवाद और अभिनय के माध्यम से किसी घटना या कथा को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों जब आप कोई नाटक मंच पर करते हैं ना, तो दोस्तों वही साहित्य नाटक साहित्य कहलाता है। पहले के ज़माना में नाटक हुआ करता था, लेकिन आज के ज़माना में नाटक बंद हो गया है। पहले के ज़माना में रामलीला, कृष्ण लीला और भागवत लीला, बहुत सारे दोस्तों नाटकाएँ हुआ करते थे, लेकिन आज के इस समय में बिल्कुल भी नाटक नहीं हो रहा है, क्योंकि नाटक कोई देखना पसंद नहीं करता, बस खाली नचनिया का नाच देखना पसंद करते हैं, ठीक है। जो वैश्याएँ होते हैं उनका नाच देखना पसंद करते हैं, उन्हें बस वही अच्छा लगता है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है आलोचना। आलोचना में है इसमें साहित्य की रचनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। आलोचना में क्या किया जाता है? आलोचना में साहित्य की रचनाओं का विश्लेषण। दोस्तों साहित्य में जो भी रचनाएं होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उससे परिचित किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनके जो गुण हैं, उनके जो विशेषता हैं, उसके बारे में दोस्तों हमें पता चलता है। किससे? तो आलोचना से, ठीक है। आगे है साहित्य की मुख्य विशेषताएं। पहला है दोस्तों सृजनात्मकता। पहला क्या है? पहला है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में कहा गया है साहित्य में लेखक अपनी कल्पना और विचारों से कुछ नया और अनूठा प्रस्तुत करते हैं। आप लोग समझ कर रखिएगा, सृजनात्मकता में जो साहित्य में आने वाले लेखक होते हैं वो दोस्तों अपनी कल्पना और विचारों से कुछ नया और अनूठा प्रस्तुत करते हैं। देखिए जो वो कल्पना करते हैं ना, जो उनके मन में विचार आता है, उन विचारों को, उन कल्पनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि अगला को पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आए। उसी को बोलते हैं सृजनात्मकता। अर्थात तो वो अपने से सृजन करते हैं, अपने से उसे प्रस्तुत करते हैं, उसे प्रकट करते हैं, ठीक है। आगे है 2 नंबर में भावनात्मकता। दोस्तों इसमें अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको वो रुला देता है, आप उसमें भावुक हो जाते हैं, आपको दोस्तों काफ़ी भावुक कर देता है। इसमें है साहित्य में लेखक की भावनाओं और संवेदनाओं का सजीव चित्रण होता है। जैसे लगता है कि जो भी आप घटना पढ़ते हैं वो घटना आपके सामने घटित हुई हो। दोस्तों पढ़ते पढ़ते आपके आंख से आंसू भी आ जाते हैं। जब दोस्तों आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़कर जब आप भावुक हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आपका मन उदास हो जाता है, तो दोस्तों उसी साहित्य को कहा जाता है भावनात्मक साहित्य। जैसे कि अगर आप दोस्तों पढ़ें, अगर आप दोस्तों रामायण पढ़ें तो रामायण में दोस्तों ऐसे ऐसे पाठ है, ऐसे ऐसे दोस्तों कांड है, जब आप उस कांड को पढ़िएगा ना तो आप बहुत ही भावुक हो जाइएगा, आपके दोस्तों आंखों से आंसू आने लगेंगे। तो दोस्तों जो आप पढ़कर अपने आंख से आंसू लाए हैं, तो दोस्तों वो लिखा हुआ जो भाषा होता है ना, उसी भाषा को कहा जाता है भावनात्मक भाषा, उसी को हम लोग बोलेंगे भावनात्मक साहित्य, ठीक है। आगे है 3 नंबर में दोस्तों सामाजिक प्रतिबिंब। इसमें दोस्तों समाज से जुड़े हुए जो घटना है उनका दोस्तों विश्लेषण किया जाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है जो समाज के विभिन्न पहलुओं, समस्याओं और जीवन शैली को दर्शाता है। समाज में दोस्तों जो भी घटनाएं घटती हैं, समाज में दोस्तों जो भी असभ्य
समाज में दोस्तों जो भी गलत काम होते हैं उन गलत कामों को इस साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि लोग इस पर आवाज़ उठा सके, इस पर आवाज़ उठाकर इस गलत काम को रोक सकें, समाज को सुधार सकें, समाज को सभ्य बना सकें। ठीक है, इस साहित्य में बताया जाता है, इसीलिए इस साहित्य का नाम है सामाजिक प्रतिबिंब। ठीक है, जब आप इसको पढ़िएगा ना तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि समाज में हम लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से एकता बनाकर रखना चाहिए, किस तरीके से सभी लोगों को एक समान अधिकार देना चाहिए, किस तरीके से सभी लोगों के साथ मिलजुल कर एक तत्व का स्वरूप निर्मित करना चाहिए। अगला है कलात्मकता। दोस्तों जब आप साहित्य में लिखे गए गद्य को कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कला करने का मतलब काफ़ी आप उसे अच्छे से सजा कर प्रस्तुत करते हैं, काफ़ी आप उसे अच्छे से लिख कर चित्र के माध्यम से, ठीक है, चित्र लगा कर जब आप उसे प्रस्तुत करते हैं तो दोस्तों वह साहित्य कलात्मक साहित्य कहलाता है। कौन सा साहित्य कहलाता है? तो कलात्मकता साहित्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का चयन और उनकी सजावट इसे कलात्मक बनाते हैं। अगला है मानवता का संदेश। दोस्तों जो साहित्य मानवता का संदेश देता है, जो साहित्य मानवता को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, वही साहित्य मानवता का संदेश कहलाता है। इसमें कहा गया है साहित्य मानवता, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, जो समर्थन है समाज के लिए सुधार और विकास में योगदान करता है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि जब आप दोस्तों मानवता का संदेश से संबंधित साहित्य को पढ़िएगा ना तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपको मानव के लिए अर्थात आपको और इस समाज में रहने वाले मानवों के लिए हमारे देश के सरकार के द्वारा कौन कौन से अधिकार मिले हैं और साथ ही हम मानवों को अपने जीवन में कौन कौन से काम अच्छे करना चाहिए और कौन कौन से काम अच्छे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, किसमें? तो मानवता के संदेश में। जब आप इसके बारे में पढ़िएगा, इसके बारे में जब दोस्तों आप अध्ययन कीजिएगा तभी जाकर आपको पता चलेगा कि एक मानवता का संदेश क्या होता है, एक मानवता का अच्छा कर्म क्या होता है, कर्मों के बारे में बताया गया है। अगला दोस्तों इसमें विविधता। ठीक है, विविधता में है साहित्य में विषयों, शैलियों और विधाओं की विविधता होती है जिससे हर वर्ग और रुचि के पाठक इसमें अपनी पसंद कुछ पा सकते हैं। दोस्तों जिसमें अगर अलग अलग प्रकार की घटनाएं सम्मिलित रहते हैं तो दोस्तों उसी साहित्य को विविधता साहित्य कहते हैं। जब आप इस साहित्य का अध्ययन करते हैं तो दोस्तों अध्ययन करने से आप लोगों को इसमें विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी मिलती है, विभिन्न शैलियों के बारे में जानकारी मिलती है, विभिन्न विधाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जब आप दोस्तों इस साहित्य को पढ़ते हैं तो हर वर्ग और दोस्तों हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में आपको दोस्तों पता चल पाता है, इसलिए इस साहित्य को विविधता साहित्य कहा जाता है। यह किसी एक साहित्य के लिए बिल्कुल भी नहीं है, किसी एक क्षेत्र या समाज में रहने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ साहित्य नहीं है। दोस्तों अगला भाग है अमरता। दोस्तों जिस साहित्य में अच्छे अच्छे वाक्य लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे बातें लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों कहानियाँ लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों उपदेश दिए हुए रहते हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों उसमें संदेश दिए हुए रहते हैं, तो दोस्तों उसी साहित्य को अमरता कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सारे दोस्तों ऐसे मानकर चलते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे निबंध है, उपन्यास है, जब आप उसे पढ़िएगा ना तो दोस्तों उससे आपको बहुत ही सीख मिलेगी। जब आप उसे पढ़िएगा ना तो दोस्तों उससे आप अपने जीवन में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं, बहुत सारे दोस्तों आप अपने जीवन में उससे बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है, देख सकते हैं, अच्छा साहित्य कालजयी होता है, अर्थात कभी भी मरने वाला नहीं होता है, लोग उसे हमेशा पढ़ते हैं। जैसे कि भागवत गीता हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गया, ये सब अच्छा साहित्य है। रामचरितमानस हो गया, वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ, जो दोस्तों वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ दोस्तों जो काव्य है वो हो गया। यहाँ पर है समय के साथ इसका महत्व बढ़ता जाता है और यह पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है। जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ता जाता है यह दोस्तों अपना प्रभाव डालता जाता है। जैसे कि भागवत गीता, आज के इस डेट में ऐसा कौन सा लोग हैं जो सभ्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऐसे कौन से अच्छे लोग हैं जो भागवत गीता का अनुसरण ना करते हो, हनुमान चालीसा का अनुसरण ना करते हो। कालिदास और एक और है दोस्तों कवि जिनका नाम है शायद प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो साहित्य है, जो प्रेमचंद द्वारा लिखे गए दोस्तों जो काव्य है, जो कहानियाँ हैं, उनका अनुसरण ना करते हो। दोस्तों ये जो भी आप महापुरुष देख रहे हैं, जो बड़े बड़े आप कवि देख रहे हैं, जैसे कि कालिदास हो गए, वेद व्यास हो गए और दोस्तों प्रेमचंद हो गए,
इन्होंने दोस्तों ऐसे ऐसे अपने साहित्य में रचना किए हैं, अपने साहित्य में दोस्तों ऐसे ऐसे बातों को प्रस्तुत किया है कि जब आप इन बातों को पढ़ते हैं, इनके द्वारा लिखे गए रचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों आपको इनके अध्ययन करने से बहुत सारी जानकारियों का पता चलता है, बहुत सारे ज्ञान आप अर्जित कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने लिपि और साहित्य के बारे में अच्छे से जान पाया है कि लिपि क्या कहलाता है, साहित्य क्या कहलाता है, साहित्य के प्रकार कितने होते हैं, सारा चीज़ आपने जान पाया है। वीडियो तो दोस्तों मैं जानता हूं कि दोस्तों वीडियो तो लंबा हो चुका है, लेकिन आपने इस वीडियो से बहुत सारे दोस्तों जानकारियां भी प्राप्त कर ली होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।